राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल की गहराइयों तक महसूस की जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रोचक हिंदी कहानी जिसमें रहस्य की परतें हैं, डर की सिहरन है, प्रेम की गहराई है और सच की वह ताकत है जो समय को भी बदल सकती है। यह कहानी है एक ऐसे कस्बे की जहां रात के सन्नाटे में घंटियां बजती हैं बिना किसी के छुए, और हर आवाज अपने साथ छुपा हुआ सच लेकर आती है। अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। शाम का वक्त था। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा में देवगढ़ कस्बा हमेशा की तरह शांत दिखता था, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग था, एक अजीब सी बेचैनी। सड़क के किनारे खड़े पीपल के पत्ते बिना हवा के ही कांप रहे थे, मानो किसी अनदेखी आहट को महसूस कर रहे हों। आरव पहली बार देवगढ़ आया था। दिल्ली की भागदौड़ से दूर यह कस्बा उसे सुकून देने वाला लग रहा था, पर भीतर कहीं कुछ खटक भी रहा था। पत्रकार होने के नाते उसे अजीब घटनाओं की सूंघ थी। देवगढ़ में पिछले 3 महीनों से रात के वक्त घंटियों की आवाज आती थी, बिना मंदिर, बिना पुजारी। और जिन रातों में आवाज आई, उन रातों के बाद किसी न किसी घर के बाहर सुबह एक सफेद चिट्ठी मिलती थी। चिट्ठी में सिर्फ एक पंक्ति लिखी होती, जो खोया है वही लौटेगा। आरव ने होटल में कमरा लिया। रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा आदमी उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, रात में बाहर मत निकलना बाबू। क्यों? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, देवगढ़ रात में सवाल पूछता है। आरव हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में भरोसा कम था। उसने बैग कमरे में रखा और खिड़की से बाहर देखा। दूर पहाड़ी पर एक पुराना मंदिर दिख रहा था, टूटी सीढ़ियां, झुका हुआ शिखर और शाम की धुंध में डूबा हुआ। रात गहराने लगी। घड़ी ने 11 बजाए। आरव लैपटॉप पर नोट्स लिख रहा था कि अचानक टन 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 घंटी की आवाज। आवाज साफ थी, लेकिन दिशा का अंदाजा नहीं लग रहा था। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने रिकॉर्डर ऑन किया और बालकनी में आ गया। नीचे सड़क सुनसान थी। तभी उसे सामने वाले घर की छत पर एक परछाई दिखी, पतली, स्थिर, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कौन है? आरव ने आवाज दी। परछाई हिली और धुंध में घुल गई। अगली सुबह होटल के दरवाजे पर एक सफेद चिट्ठी पड़ी थी। वही पंक्ति, जो खोया है वही लौटेगा। आरव ने चिट्ठी उठाई। कागज नया था, लेकिन स्याही पुरानी लग रही थी, जैसे बरसों पहले लिखी गई हो। उसने फैसला किया, देवगढ़ के मंदिर तक जाना होगा। मंदिर तक जाने का रास्ता जंगली था। पत्थरों पर काई जमी थी। हर कदम पर लगता था जैसे कोई देख रहा हो। आरव के साथ एक स्थानीय लड़की भी चल रही थी, मीरा। वह लाइब्रेरी में काम करती थी और देवगढ़ के पुराने दस्तावेजों की जानकार थी। तुम यहां क्यों आई? आरव ने पूछा। मीरा ने बिना रुके कहा, क्योंकि देवगढ़ मेरी सांसों में बसा है, और क्योंकि मेरे पिता भी उन चिट्ठियों से जुड़े थे। आरव चौंक गया। कैसे? मीरा ने रुककर मंदिर की ओर देखा। 20 साल पहले यही आवाजें आई थी, और फिर मेरे पिता गायब हो गए। मंदिर के भीतर घुसते ही हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर पुराने शिलालेख थे। एक शिलालेख पर उकेरा था, समय लौटता है, कीमत मांगता है। आरव ने फोटो ली। तभी पीछे से घंटी की आवाज फिर आई, बहुत पास। टन टन। मीरा की आंखों में डर था, लेकिन आवाज में दृढ़ता। अब पीछे नहीं हट सकते। लाइब्रेरी में पुराने अखबार पलटते हुए आरव को एक खबर मिली, 20 साल पहले देवगढ़ में जमीन घोटाले का खुलासा होने वाला था। कई नाम थे,
लेकिन रिपोर्ट कभी छपी नहीं। रिपोर्टर अनिरुद्ध वर्मा। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। वही मेरे पिता थे। आरव को समझ आने लगा, घंटियां चेतावनी नहीं थी, याद दिलाने का जरिया थी। किसी ने सच्चाई दबाई थी और समय अब उसे लौटाने आया था। रात फिर आई। इस बार आरव और मीरा मंदिर पहुंचे। धुंध घनी थी। अचानक सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, होटल का रिसेप्शनिस्ट। तुमने देर कर दी, उसने कहा। अब कीमत चुकानी होगी। घंटी की आवाज तेज हो गई। मंदिर के पत्थर हिलने लगे। कहानी आगे प्रेम, विश्वासघात और देवगढ़ के रहस्य को उजागर करती हुई धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचेगी। आरव और मीरा के बीच पनपता रिश्ता, अतीत की गलतियों की कीमत और एक ऐसा निर्णय जो देवगढ़ को हमेशा के लिए बदल देगा। घंटी की आवाज जैसे जैसे तेज होती गई, मंदिर के भीतर की हवा भारी होने लगी। आरव ने महसूस किया कि उसके कानों में सिर्फ आवाज नहीं, शब्द भी उतर रहे थे, अस्पष्ट, टूटे हुए, पर जिद्दी। मीरा ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। सुन रहे हो? मीरा फुसफुसाई। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। उसी पल धुंध चीरती हुई एक आकृति सामने आई। चेहरा अधूरा, आंखें साफ, पर पहचान धुंधली। वह आकृति मंदिर की घंटी के पास रुकी और बोली, सच लौटा दो। आरव ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो? आकृति की आंखों में चमक आई। जो खो गया वही। घंटी थम गई। धुंध छंटने लगी और आकृति हवा में घुल गई। मंदिर के फर्श पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, चमड़े का कवर, किनारे घिसे हुए। मीरा ने कांपते हाथों से उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, अनिरुद्ध वर्मा। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। ये पापा की है। डायरी में लिखावट जल्दबाजी की थी। तारीखें, नाम, नक्शे, सब कुछ। जमीन घोटाले के सबूत, नेताओं और बिल्डरों की मिलीभगत और एक आखिरी पंक्ति, अगर मैं लौट न सकूं तो घंटियां बजेंगी। आरव ने गहरी सांस ली। इसका मतलब, यह सब योजनाबद्ध था। मीरा ने डायरी सीने से लगा ली। उन्होंने सच को समय में बांध दिया। बाहर बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकी और दूर पहाड़ी पर रोशनी दिखी। पुराना सरकारी गेस्ट हाउस जो बरसों से बंद था। डायरी में उसका जिक्र था। गेस्ट हाउस का ताला जंग खाया था। दरवाजा खुलते ही धूल का गुबार उठा। भीतर एक कमरा ऐसा था जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ा हो। टेबल पर अखबार की कतरने, दीवार पर देवगढ़ का नक्शा और लाल स्याही से बने निशान। मीरा ने नक्शे की ओर इशारा किया। यहीं सब हुआ। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वही बूढ़ा, होटल वाला। उसके चेहरे पर अब मासूमियत नहीं थी। डायरी दे दो, उसने कहा। आरव ने शांत स्वर में पूछा, क्यों? सच से डर लगता है। बूढ़ा हंसा। सच से नहीं, कीमत से। तनाव के बीच मीरा और आरव के बीच चुप्पी छा गई। बारिश में भीगे बरामदे में खड़े दोनों ने पहली बार अपनी भावनाएं महसूस की, डर से जन्मा भरोसा। मीरा बोली, अगर सब उजागर हुआ तो मैं पापा को वापस नहीं पा सकूंगी। आरव ने उसका हाथ थामा। पर उनकी आवाज दुनिया तक पहुंचेगी। मीरा ने आंसुओं में मुस्कान ढूंढी। आरव ने दिल्ली अपने संपादक को फाइल भेज दी। सबूत भारी थे। खबर छपते ही देवगढ़ में हलचल मच गई। पुलिस आई, पुराने केस खुले। रात को घंटियां फिर बजीं, पर इस बार आवाज में सुकून था। मीरा ने आसमान की ओर देखा। पापा। बूढ़ा गिरफ्तार हुआ, पर जाते जाते बोला, अभी सब खत्म नहीं हुआ। मंदिर की दीवार पर नया शिलालेख उभरा। जो लौटा उसने चुकाया। आरव को एहसास हुआ,
देवगढ़ सिर्फ सच नहीं, बलिदान भी मांगता है। खबर फैलते ही देवगढ़ की गलियों में अजीब खामोशी छा गई। जिन घरों के दरवाजे बरसों से खुले रहते थे, अब बंद रहने लगे। रात को पुलिस की गाड़ियां घूमती, पर घंटियों की आवाज अब भी आती, धीमी, स्थिर, जैसे किसी की सांस। आरव को फोन आया। दूसरी ओर आवाज सख्त थी, फाइल वापस लो, ये आदेश है। आरव ने शांत स्वर में कहा, पत्रकार आदेश नहीं मानता। फोन कट गया। उसी रात मीरा के घर के बाहर काली गाड़ी रुकी। गाड़ी से उतरा आदमी सफेद कुर्ते में था, राज्य का प्रभावशाली मंत्री, देवगढ़ का असली मालिक। उसने मीरा से कहा, तुम्हारे पिता को हमने मारा नहीं, बस समय से हटा दिया। मीरा कांप उठी। वो जिंदा हैं? मंत्री मुस्कराया। सच की कीमत समझो। डायरी हमें दे दो और सब सामान्य हो जाएगा। आरव आगे बढ़ा। सामान्य किसके लिए? मंत्री की आंखें सख्त हो गईं। जो सत्ता में है। उस रात मंदिर में फिर आकृति आई। इस बार चेहरा साफ था, अनिरुद्ध वर्मा। मीरा, आवाज कांपी, मैं लौट नहीं सकता, लेकिन तुम सच को लौटा सकती हो। मीरा फूट फूट कर रोई। आप कहां हैं? जहां समय ठहर गया है। घंटी बजी और आकृति विलीन हो गई। मंदिर की जमीन पर एक नया पन्ना उभरा। अंतिम सबूत पहाड़ी के नीचे। पहाड़ी के नीचे पुरानी सुरंग थी। भीतर जाते ही सांस भारी हो गई। दीवारों पर खून के निशान नहीं थे, पर डर की परत जमी थी। सुरंग के अंत में एक लोहे का बक्सा मिला। अंदर वीडियो टेप्स, दस्तावेज और एक चिट्ठी। अगर ये खुले तो देवगढ़ बदलेगा। सुरंग से बाहर निकलते वक्त मीरा फिसल गई। आरव ने उसे थाम लिया। कुछ पल दोनों की आंखें मिली। मीरा धीमे बोली, अगर हम बच गए। आरव मुस्कराया। तो जिंदगी सिर्फ खबर नहीं होगी। बारिश थम चुकी थी। पहली बार देवगढ़ में तारे दिखे। मंत्री को सबूत की खबर मिल गई। मंदिर के सामने भीड़ इकट्ठा हुई। पुलिस, गुंडे और डर, सब एक जगह। मंत्री चिल्लाया, सबूत दो। आरव ने कैमरा ऑन किया। पूरे देश को दिखाऊं? भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। जैसे ही वीडियो चला, घंटियां जोर से बज उठी। मंदिर का शिखर दरकने लगा। मंत्री पीछे हटा। मीरा ने महसूस किया, देवगढ़ बलिदान मांग रहा है। उसने डायरी मंदिर की आग में डाल दी। आग भड़की, घंटियां थमी। सुबह देवगढ़ बदला हुआ था। मंत्री गिरफ्तार हुआ। केस खुला। आरव ने खबर छापी, बिना नाम छिपाए। मीरा मंदिर के सामने खड़ी थी। हवा शांत थी। हफ्तों बाद मीरा को एक चिट्ठी मिली। वही पंक्ति, जो खोया है वही लौटेगा। पर नीचे एक और लाइन थी, स्मृतियों में। मीरा मुस्कराई। आरव जाने से पहले बोला, ये कहानी खत्म नहीं हुई। मीरा ने पहाड़ियों की ओर देखा। बस अब डर नहीं है। दूर कहीं हल्की सी घंटी बजी, आखिरी बार। देवगढ़ में अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चौकसी थी। लोग धीरे बोलते, जल्दी घर लौटते। आरव को लगा जैसे कस्बा अपनी ही सांसें गिन रहा हो। रात को उसे फिर फोन आया, अनजान नंबर। कहानी छापी, अब भुगतोगे, आवाज ने कहा। आरव ने कॉल रिकॉर्ड कर लिया। उसे पता था, आखिरी लड़ाई बाकी है। मीरा ने लाइब्रेरी में पुराने नक्शों के बीच एक गुप्त फाइल ढूंढी। उसमें देवगढ़ के मंदिर की असली वसीयत थी। मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, न्याय का प्रतीक था। मीरा ने ठान लिया, वह कस्बे की जनता के सामने सच रखेगी, चाहे जो हो। मंदिर के आंगन में भीड़ इकट्ठा हुई। पहली बार लोग डर के बिना आए थे।
मीरा ने ऊंची आवाज में सबूत पढ़े। हर नाम, हर सौदा। भीड़ में गुस्सा उभरा, दबाया हुआ, वर्षों पुराना। अचानक पत्थर उछला, भीड़ नहीं, छाया से। गोलियां चली, भगदड़ मच गई। आरव गिर पड़ा, खून बहा। मीरा चीख पड़ी। घंटियां बजीं, तेज चेतावनी की तरह। आरव को लगा जैसे समय रुक गया हो। उसे अनिरुद्ध वर्मा की आवाज सुनाई दी, डरो मत, सच कभी अकेला नहीं होता। आंख खुली तो अस्पताल की सफेद रोशनी थी। मीरा उसके पास बैठी थी। मंत्री ने बच निकलने की कोशिश की। विदेश भागने की योजना थी। मीरा ने मीडिया को लाइव बुलाया। आरव घायल होते हुए भी कैमरे के सामने खड़ा हुआ। यह आखिरी मौका है, उसने कहा। लाइव प्रसारण में सबूत चले, वीडियो, आवाजें, सौदे। देश ने देखा। मंत्री गिरफ्तार हुआ। सहयोगी टूटने लगे। घंटियां शांत हो गईं। आरव ने मीरा से कहा, मेरी जिंदगी खबरों से भरी है, खतरे से भी। मीरा मुस्कुराई, मेरी भी। पर अब डर साझा है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। देवगढ़ ने पहली बार राहत की सांस ली। आरव जाने लगा। मीरा ने कहा, कभी कभी लौटना। आरव ने पहाड़ियों की ओर देखा। कुछ जगह आदमी को छोड़ती नहीं। मंदिर में आखिरी शिलालेख उभरा। जब सच बोला जाए तो घंटियां मौन हो जाती हैं। देवगढ़ की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, पर डर यहीं खत्म हुआ। देवगढ़ में शांति आई थी, पर वह पूरी नहीं थी। रात के सन्नाटे में मीरा को फिर वही पुरानी गंध महसूस हुई, गीली मिट्टी और धूप की। घंटियां नहीं बजीं, पर दीवारों की छाया हिलती रही। उसे लगा जैसे कस्बा कुछ कहना चाहता हो। मीरा ने डायरी की जली हुई राख को देखा। हवा में उड़ती राख अचानक अक्षरों में बदलने लगी, अधूरे, टूटी हुई स्मृतियां। दिल्ली लौटकर आरव को चैन नहीं मिला। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। कारण लिखा था, राष्ट्रीय हित। उसने हंसकर पत्र मोड़ा। अगर ये हित है, उसने खुद से कहा, तो मैं इसके खिलाफ हूं। उसी रात उसे एक पैकेट मिला, भीतर कैमरा और एक नोट, देवगढ़ अभी बाकी है। मीरा को लाइब्रेरी के तहखाने में एक बंद कमरा मिला। दीवार पर उकेरा था, जो सच से भागे वही समय में कैद हुआ। फर्श के नीचे से उसे एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिला। आवाज कांपती हुई थी, अनिरुद्ध वर्मा की। अगर तुम ये सुन रही हो मीरा, तो समझ लो, मैं एक नहीं, कई जगहों पर कैद हूं। मीरा को समझ आ गया, देवगढ़ सिर्फ जगह नहीं, एक चक्र था। जिन लोगों ने सच दबाया, उनकी आत्माएं समय में अटक गईं। उसे फैसला लेना था, या तो चक्र तोड़े या पिता की आखिरी मौजूदगी को बचाए रखे। आरव वापस देवगढ़ आया। दोनों की मुलाकात मंदिर के सामने हुई। बिना शब्दों के सब समझ लिया गया। अब आरव ने पूछा। मीरा ने घंटी की रस्सी पकड़ी। अब अंत। मीरा ने पूरी ताकत से घंटी बजाई। आवाज गूंजी, पर इस बार डर नहीं था। जमीन कांपी, मंदिर की दीवारों से परछाइयां निकलकर हवा में घुल गईं। अनिरुद्ध वर्मा की आवाज आई, धन्यवाद। और फिर मौन। मंदिर शांत हुआ, पर मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टरों ने कहा, उसकी यादों का एक हिस्सा हमेशा के लिए चला गया है। आरव ने उसका हाथ थामा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस सुकून। देवगढ़ में सूरज कुछ अलग तरह से उगा। लोग मुस्कराए, बच्चे हंसे। मंदिर अब सिर्फ पत्थर था, रहस्य नहीं। मीरा ने आरव को पहचाना, पर कहानी नहीं। आरव ने फैसला किया, वह कुछ नहीं बताएगा। कुछ सच बोझ बन जाते हैं। उसने देवगढ़ पर किताब लिखी, घंटियों का मौन।
सालों बाद मीरा ने किताब पढ़ी। एक पन्ने पर रुक गई। आंखों से आंसू बह निकले बिना वजह। दूर कहीं, बहुत दूर, एक हल्की सी घंटी बजी। समाप्त नहीं, बस पूर्ण। दोस्तों, यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या सच वाकई कभी पूरी तरह सामने आ पाता है, या कुछ यादें हमेशा खामोशी में जीती रहती हैं? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर किसी पल में आपको सिहरन हुई हो या आंखें नम हुई हों, तो समझ लीजिए हमारी मेहनत सफल रही। ऐसी ही रोचक, भावुक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली कहानी बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।